बच्चों आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे साइंस बुक से वैसे VVI प्रश्नों को कवर करेंगे जहां से आपकी 21 फरवरी को होने वाले साइंस की परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न टकराने की संभावना है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो हमारा पहला प्रश्न है कि धारा और विभवांतर में क्या संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है कि ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर का संबंध है कि V = IR। ठीक है, धारा और विभवांतर में संबंध क्या है? V = IR का संबंध है, जहाँ प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? R से, और विभवांतर को दर्शाते हैं V से, और धारा को क्या चीज से दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है एसिड और बेस में क्या अंतर है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि जो H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। एसिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? HCl। HCl क्या है? एक एसिड है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब बेस के बारे में पढ़ते हैं कि जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, यानी कि जो OH नेगेटिव आयन देता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है, जिसे क्या बोलते हैं? NaOH भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में क्या एक अंतर बताइए। ठीक है, एक अंतर पूछा है तो एक ही बताना है। तो लिखना है कि इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, जबकि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, तो इथेनॉल क्या होता है? एक एल्कोहल है जिसमें मीठी गंध होती है। इथेनॉल एक एल्कोहल है जिसमें मीठी गंध होती है, जबकि एथेनोइक क्या होता है कि यह अम्ल है जो खट्टा और तीव्र गंध वाला होता है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का गंध कैसा होता है? खट्टा और तीव्र गंध होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान से कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया। बहुत ईजी है, लिखना है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज से पानी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश में जब पेड़ पौधा रहता है तो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता लेता है और CO2 का सहायता लेता है, और किसका? वाटर का सहायता से क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। बस यही प्रक्रिया क्या है? फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है DNA और RNA में क्या अंतर है वो बताना है। ठीक है, तो DNA क्या होता है कि बच्चों DNA एक आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, यानी कि DNA का काम होता है आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करना, और RNA का काम क्या होता है कि बच्चों प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। RNA प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि धारिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों लिखना है कि धारिता संधारित्र की वस्तु क्या है? किसी संधारित्र की विद्युत आवेश संग्रहित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। यानी कि जो कैपेसिटर और किसी भी कैपेसिटर में अगर विद्युत आवेश को संग्रहित किया जाता है तो उसका जो क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आवर्धन क्या है। ठीक है, आवर्धन क्या है? तो इसका आंसर लिखना है बच्चों कि यह वस्तु की ऊंचाई, यानी कि वस्तु का जो वास्तविक हाइट होगा, तो वस्तु की वास्तविक ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात को दर्शाता है। यानी कि मान कर चलिए कोई वस्तु अगर इतना ऊंचा है, उसका प्रतिबिंब अगर किसी आईने में अगर इतना बड़ा बनता है, तो इसका जो बीच का जो आवर्धन होगा, यहाँ पर जो आवर्धन होगा, इसी डिफरेंस को क्या करता है? दर्शाता है आवर्धन। ठीक है, इजी है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। धातु और अधातु में अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम 2 लाइन में अंतर लेकर आए हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछा गया उस आधार से यहाँ पर आंसर लिखा गया है। ठीक है, तो बच्चों धातु क्या होता है कि धातु एक अच्छी चालक होती है, चमकदार होती है, यानी कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु एक कठोर होती है, इसे भी आपको लिख देना है। ठीक है, और अधातु क्या होता है कि अधातु क्या होता है? खराब चालक होता है, यानी कि अधातु से क्या होगा? करंट तुरंत नहीं जाएगा। ठीक है, क्या होगा? क्षण भंगुर होगा, यानी कि कहीं भी गिरा तुरंत टूट जाने वाला होता है। चमक ही नहीं, यानी कि इसमें चमक नहीं पाया जाता है। और धातु का एग्जाम्पल क्या है? तांबा और लोहा, जबकि अधातु का एग्जाम्पल हम सल्फर और ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है सॉल्ट, एसिड और बेस में संबंध बताइए। ठीक है, तो बच्चों देखना है कि संबंध इसे यहाँ पूछा गया, तो लिखना है कि एसिड और बेस की प्रक्रिया से क्या होता है? सॉल्ट का निर्माण होता है। यानी कि जब एसिड और बेस का क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? नमक और पानी बनता है। ठीक है, यानी कि साल्ट और
क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कार्बन के 4 संयोजकता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है कि कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बना सकता है। जो कार्बन परमाणु जो होता है वह 4 अन्य परमाणुओं से क्या कर सकता है कि सहसंयोजक यानी कि चारों तरफ से बंध बना सकता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के यौगिक बना सकता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है कि एक कार्बन में चारों तरफ 4 और भी जुड़ सकते हैं, उससे क्या होगा, कोई नया भी बन सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जिससे यह विभिन्न प्रकार के यौगिक यानी कि विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कार्बन के 4 संयोजकता का यही अर्थ होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताइए। ठीक है, तो बच्चों पर्यावरण प्रदूषण के कुछ प्रकार है, वो क्या है कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। ये जो 4 प्रदूषण के प्रकार है यह मेनली रूप से माने गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ छोटा छोटा हम लिख कर दिए हैं कि आपको जल्दी अब याद हो जाए, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय बचा हुआ है नहीं। ठीक है, इसीलिए अच्छे से याद करने के लिए आपको छोटा छोटा दिया गया है कि आप हर क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा आप झलक अगर देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक तत्व है बच्चों सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, क्लोरोफिल यानी कि जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल वो होता है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि यह कोशिका में एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि एटीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, ऊर्जा का एक माध्यम है। ठीक है, तो क्या है कि यह कोशिका में क्या करता है, एटीपी का उत्पन्न करता है, जिससे शरीर ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, तो एटीपी के रूप में स्टोर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है एनर्जी। ठीक है, और उसे क्या करता है शरीर अपने जब जरूरत पड़ता है तो क्या करता है, उसका यूज करता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या होती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इसमें पढ़ना है। तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, ठीक, जैव विविधता होता क्या है, तो पढ़ना है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले यानी कि किसी कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या है विभिन्न प्रकार के जीव हैं, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं। तो ये सभी जो मतलब कि अन्य अन्य प्रकार के जो जीव जंतु है इसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों का एक साथ रहना क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को समझाइए। तो बच्चों ये लिखना है कि न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम होता है इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो लिखना है कि यह जड़त्व का नियम है जो कहता है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या समान वेग से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी कि यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है और यह स्थिर रूप में है, तो यह तब तक स्थिर है कि जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यह मान कर चलते हैं कि कोई ऐसा वस्तु है जो स्पीड में है। ठीक है, तो यह तब तक चलती रहेगी जब तक इसको इधर से कोई प्रेशर आकर इसे रोक न दे। ठीक है, तो यही इसमें कह रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि शक्ति क्या होती है। ठीक है, बच्चों इसका आंसर लिखना है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति बोलते हैं। और इस शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट। ठीक है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। ठीक है, आ गया समझ में, बहुत ईजी है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। यह प्रश्न मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी करवाया था। तो बच्चों देखिए कि ध्वनि ठोस में सबसे अधिक, तरल में मध्यम और गैस में सबसे कम गति से चलती है। यानी कि सबसे अधिक ध्वनि का वेग कहाँ होगा, तो ठोस में होगा। ठीक है, और नॉर्मल किस में होगा, तरल में यानी कि लिक्विड में। और गैस में क्या होगा कि ध्वनि का स्पीड सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं।
तो चलिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, यह बहुत VVI प्रश्न है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यह हर साल आने का सबसे अधिक संभावना इसी क्वेश्चन का रहता है, फिजिक्स के 2 मार्क्स वाले में। ठीक है, तो देखते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। तो उत्तल लेंस का हम लिखते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, यह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। उत्तल लेंस बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ होता है और समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, यानी कि यह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और समांतर जो आता है, यानी कि जो इधर से समांतर आता है उसे क्या करते हैं, एक जगह पर केंद्रित करता है। ठीक है, और अवतल लेंस क्या होता है कि इसका काम क्या होता है कि यह अंदर की ओर धंसा होता है और समांतर किरणों क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, इधर यानी कि इसको अगर समांतर किरण आ गया तो उसको ऐसे 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 फैलाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री से कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया एक नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, जब रासायनिक प्रक्रिया होता है तो क्या होता है, एक नए प्रकार के किसी पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि जैसे लकड़ी के जलने पर राख बनती है, यानी कि जो मतलब कि जैसे लकड़ी जलाते हैं तो राख बन जाती है, फिर राख से तो लकड़ी नहीं बना सकते हैं, उस तरह की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थ का रूप बदला जा सकता है लेकिन रासायनिक संरचना नहीं, यानी कि पदार्थ को जैसे कि हम वाटर को अगर जमा करके क्या बना दिए, हम बर्फ़ बना दिए, तो क्या होगा कि फिर हम बर्फ़ से उसको फिर से पानी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है भौतिक परिवर्तन, जिसे हम फिर से चेंज कर सकते हैं जिस तरह से जिस फॉर्म में पहले वो था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है गैल्वेनीकरण क्या है, यानी कि ग्लेवलाइजेशन क्या है। तो पढ़ते हैं कि किसी धातु को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ता यानी कि जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी धातु में आप जैसे कि लोहा में देखते हैं कि जंग लग जाता है कुछ दिनों बाद, तो उसे जंग से बचाने के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो कहीं कहीं कैसा क्या किया जाता है, उस पर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। बच्चों, आप जानते हैं कि ये सभी प्रश्न बहुत VVI है, अगर आप इन प्रश्नों को अगर एक भी प्रश्न अगर मिस किए तो यह आपकी गलती होगी, क्योंकि आप एग्जाम में यहाँ से पूरा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो साबुन क्या होता है कि साबुन प्राकृतिक वसा या तेल से बनती है जो कठोर पानी में कम झाग बनाता है। साबुन क्या होता है, प्राकृतिक वसा या तेल, यानी कि तेलीय चीज पदार्थ से क्या बनता है, साबुन का निर्माण होता है। जबकि और क्या करता है कि कठोर पानी में, यानी कि जो हार्ड वाटर होगा, यानी कि जो नमकीन पानी होगा, उसमें क्या होगा कि यह कम झाग बनाएगा। लेकिन डिटर्जेंट क्या होता है कि यह सिंथेटिक पदार्थ से बनता है, यानी कि इसको बनाने के लिए किसी सिंथेटिक चीज़ का उपयोग किया जाता है, और क्या होता है कि यह कठोर पानी में प्रभावी होता है। जबकि ये क्या करता है, कठोर पानी में झाग ज़्यादा बनाता है और कठोर पानी में भी यह सफाई कर देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं कि अम्लीय वर्षा कैसे होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि जब वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो गैस होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे हम NO2 बोलते हैं, क्या करता है कि जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तो यह क्या कहलाता है, अम्ल वर्षा का रूप में गिरता है। ठीक है, क्या होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड से SO2 आप जानते हैं कि बहुत विषैला गैस है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह भी बहुत हानिकारक गैस है, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं कि जल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। और जब यही निर्माण किए गए एसिड जब वर्षा के रूप में जब गिरते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन क्या होती है। ठीक है, पढ़ते हैं कि यह एक जैविक श्रृंखला है। क्या है, जैविक श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। फूड चेन आप जानते हैं कि जैसे कि घास को क्या खाता है, हिरन खाता है, हिरन को फिर बाघ खा जाता है, तो यही जो श्रृंखला है इसे क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हार्मोन क्या होते हैं।
हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि हार्मोन शरीर में होने वाले विभिन्न जैविक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करने वाली रासायनिक क्या है संवेदक होते हैं, जो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जैसे कि यौवनावस्था या किशोरावस्था किसी के शरीर में आता है एज के साथ, तो क्या होता है कि वह हार्मोनल चेंज की वजह से आता है। ठीक है, क्या होता है कि हार्मोन इंसुलिन के बारे में पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल में इंसुलिन दिया गया है कि जैसे इंसुलिन रक्त शक्कर को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है क्या करता है, जो ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जाइलम द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन होता है पादपों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं कि आनुवांशिकता क्या होती है। तो पढ़ते हैं कि माता पिता से संतानों में लक्षण के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, आनुवांशिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी के देखते हो, किसी के पिताजी अगर हकलाते हैं तो उसके बच्चे भी हकलाने लगते हैं, या अन्य प्रकार के जो दोष होते हैं यानी कि जो बीमारियां होती है या कुछ ऐसे भी चीज़ होती है जो अच्छी चीज़ें होती है, वो सभी चीज़ क्या होते हैं कि जेनेटिक्स के माध्यम क्या होता है कि पूर्वजों के जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं उसके आने वाली पीढ़ी में भी आ जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, आनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का क्या कार्य है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि यह पत्तियों को हरा रंग देते हैं और प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि पत्ती को, जो आप देखते हैं कि पत्ती हरी रहती है, तो क्लोरोफिल की वजह से पत्ती का रंग हरा होता है। और अगला इसका क्या यूज है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य से प्रकाश को जो अवशोषित करने का काम होता है वह कौन करता है, तो क्लोरोफिल ही वह काम को निभाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है कार्य का ऐसी मात्रक क्या होता है। तो बच्चों इजी प्रश्न है कि कार्य का ऐसी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। कार्य का ऐसी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अच्छे से याद कर लीजिए, जो बच्चों को एक भी प्रश्न याद नहीं वो सभी बच्चे लिख कर याद कर लीजिए, पक्का यहीं से पेपर आएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा गेस प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी पिंड का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं। ठीक है, तो पूछ रहा है किसी पिंड का जड़त्व होता है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं। तो लिखना है बच्चों कि हाँ, किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान होने पर जड़त्व भी अधिक होता है। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो क्या होगा, जड़त्व भी अधिक होगा, यानी कि द्रव्यमान जो है वह जड़त्व के यहाँ पर समानुपाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि वाहनों के पीछे देखने वाले शीशे यानी कि जो रियर व्यू मिरर होता है, जैसे जिसे हम पीछे देखते हैं, उस मिरर का क्या होता है, उस मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह व्यापक क्षेत्र दिखाते हैं, क्योंकि यह पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाता है। इससे क्या होता है कि जैसे कोई गाड़ी पीछे से आ रहा है तो वह दूर से ही हमें दिख जाती है, इससे हम क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज से हमारा प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज, अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते हैं कि यह एक सुरक्षात्मक यंत्र है। विद्युत फ्यूज क्या है, सुरक्षा का यंत्र है जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर पिघलकर सर्किट को खोल देता है और दुर्घटना होने से बचाता है। ठीक है, क्या करता है कि जैसे आप घर में अपने फ्यूज देखोगे, वह क्या होता है कि जब आपके घर में हाई वोल्ट आता है यानी कि बहुत तेज़ अगर बिजली आ जाती है तो क्या होता है कि वह फ्यूज गल जाता है, आपने देखा होगा कि, और इससे क्या होता है कि आपके घर में दुर्घटना होने से बच जाती है। तो यही विद्युत फ्यूज का बस इतना ही काम है। ठीक है, जो कि बहुत हमारे जीवन में बहुत भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे माध्यम में कैसे संचारित होती है, यानी कि जो ध्वनि का जो तरंग होता है वो माध्यम में किस तरह से संचारित होता है। तो ध्वनि तरंगे कणों के कंपन के माध्यम से संचारित होती है, यानी कि जब कण कंपन करते हैं तो क्या होता है, ध्वनि तरंग संचारित होती है और यह यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है, और ध्वनि तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चों कि धातुओं का भौतिक गुण बताइए। ठीक है, पढ़ते हैं कि धातुएं क्या होती है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, चमकदार होती है और ठोस अवस्था में होती है। यानी कि धातु क्या होता है कि विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, धातुएं चमकदार होती है और ठोस अवस्था में पाई जाती है, सिर्फ पारा धातु को छोड़कर। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम का प्रमुख उपयोग क्या है। ठीक है, तो पेट्रोलियम का प्रमुख उपयोग क्या है। पेट्रोलियम आप जानते हैं क्या है कि ईंधन है। ठीक है, पेट्रोलियम में क्या क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, केरोसिन आ जाएगा, ये सभी पेट्रोलियम में आते हैं। ठीक है, तो यह ईंधन यानी कि इसको बनाने, प्लास्टिक, दवाइयों और रसायनों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी है जिसमें पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक बनाने में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। ऐसी भी ये सभी चीज़ों में पेट्रोलियम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। कि ऑक्सीकरण होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, यानी कि जैसे कि सी में जब कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बनता है, CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है। जहाँ से मान के चलिए कहीं से हाइड्रोजन अगर निकलता है तो उसे भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और अपचयन क्या होता है कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि जब हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। याद रखना है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, मिश्र धातु क्या होती है, अलॉय। ठीक है, पढ़ना है कि दो या अधिक धातुओं का समरूप मिश्रण क्या होता है, मिश्र धातु के, यानी कि जब दो या दो से अधिक जो धातुएं होती है उनको जब समरूप मात्रा में जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, मिश्र धातु का निर्माण। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि तांबा और जस्ता को मिला देने पे क्या बनता है, पीतल का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है परिवहन किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। तो जीवों में पोषक तत्वों यानी कि गैसों और अपशिष्ट पदार्थों के एक साथ या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। यानी कि जीवों के शरीर में पोषक तत्व हो गए या गैस हो गए या अपशिष्ट पदार्थ हो गए, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC का कार्य क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। RBC क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है कि RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इसी के कारण क्या होता है कि ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है परागण क्या होता है। ठीक है, यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पढ़ते हैं कि जब परागकण पुंकेसर से स्त्री केसर पर स्थानांतरित होती है तो इसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, परागकण आप जानते हैं कि परागकण होता है वो क्या करता है, पुंकेसर से स्त्री केसर पर क्या करता है, स्थानांतरित होता है, तो इसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं या पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके बताइए। ठीक है, अपशिष्ट जो वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो कचरे हैं उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके तरीके क्या है। तो बच्चों पुनः चक्रण यानी कि उसे रिसाइकलिंग करेंगे, यानी कि जो मतलब कि मान के चलिए कोई प्लास्टिक है जो बेकार हो गया, मान के चलिए प्लास्टिक या कुर्सी अगर टूट गया है तो उसे फिर से हम पिघला करके नया कुर्सी बनाएंगे तो यह क्या होगा, पुनः चक्रण कहलाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, खाद बनाना, यानी कि जैसे कि कोई घर में अगर कोई सब्जी सड़ गया है तो उसे हम क्या करेंगे, खेत में फिर से उसे खाद के रूप में उपयोग करेंगे। या फिर पुनः उपयोग यानी कि जैसे कि कोई पन्नी हम यूज किए, अगर वो पन्नी अगर फिर काम लायक है तो फिर उसे धोकर फिर से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है कि अपशिष्ट प्रबंधन का एक तरीका है। और उचित निपटान यानी कि प्रॉपर डिस्पोजल, यानी कि कोई ऐसा चीज़ है जो अच्छी तरह से गल जाने वाला है तो उसे अच्छी तरह से गला कर उसे ख़त्म करेंगे, यानी कि जो प्रदूषण है वह जीरो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपशिष्ट का प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्थिर धारा और प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर है। तो जो स्थिर धारा होती है डीसी और प्रतिवर्ती धारा होती है एसी, यानी कि जो बैटरी से धारा प्राप्त होती है क्या होती है डीसी, और लाइन से जो मेन लाइन से जो आती है वो क्या कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्थिर धारा क्या होती है, यह एक दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि जो डीसी होती है जो बैटरी की धारा होती है वो सीधे एक ही दिशा में जाती रहती है। ठीक है, और लेकिन क्या होता है कि जो प्रतिवर्ती धारा होती है वह कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, यानी कि इसका जो है ना एक तरह से हम समझ सकते हैं कि इस तरह से इसका प्रतिवर्ती धारा का चाल होता है। ठीक है, यह सीधे ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं कि यह, चलिए तो अगला प्रश्न है कि अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि अपवर्तनांक क्या है। तो पढ़ते हैं कि यह एक पदार्थ की अपवर्तन क्षमता को मापने वाला मान है। ठीक है, क्या अपवर्तनांक क्या है कि यह एक पदार्थ की अपवर्तन क्षमता जो होता है उसको मापने वाला यंत्र है, जो क्या बताता है, जो यह बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की गति उस माध्यम प्रकाश की गति की तुलना में कितनी है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की गति है उसी को मापने की जो मापन जो होती है उसे क्या बोलते हैं अपवर्तनांक गति, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। पढ़ते हैं कि यह वह क्षेत्र है जिससे किसी चुंबक के प्रभाव से मैग्नेटिक बल महसूस होता है, यानी कि जैसे कि कोई चुंबक है और फिर दूसरा चुंबक है, जब उसको पास में ले आते हैं तो एक दूसरे की तरफ फोर्स करता है या एक दूसरे को धक्का देता है, तो यह जो हमें प्रभाव जो पता चलता है इसी को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक बल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आम नमक और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है। जो नॉर्मल हम घर में जो नमक का यूज करते हैं उसमें और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है वो पढ़ते हैं। तो अब बच्चों जानते हैं कि आम नमक जिसे हम NaCl बोलते हैं क्या है, यह रासायनिक रूप से सोडियम क्लोराइड है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं आम नमक, यानी कि हम इसे किचन सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, या टेबल सॉल्ट भी इसको हम बोलते हैं। जबकि बेकिंग सोडा क्या होता है कि यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और इसका उपयोग रोटी या केक बनाने में होता है। रोटी को फुलाने के लिए या केक को फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में होता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है वो किस तरह से होता है। तो पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उष्मा प्रकाश या ध्वनि के रूप में आदान प्रदान होती है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई रासायनिक ऊर्जा है तो उसमें हीट कभी होता है कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पढ़ा होगा आपने, कभी आपने पढ़ा होगा कि उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो क्या होता है कि उष्मा का आदान प्रदान होता है, या किसी किसी अभिक्रिया में ऐसा होता है कि प्रकाश निकलते हैं यानी कि लाइट निकलता है। तो और किसी प्रक्रिया में कैसा होता है विस्फोट की तरह आवाज़ करता है, वो क्या होता है कि ध्वनि होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का इन तरह से आदान प्रदान होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है अणु और आयन में क्या अंतर है, यानी कि मॉलिक्यूल और आयन में क्या अंतर है। पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, यह दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, अणु क्या होता है कि दो या दो से अधिक परमाणु का समूह होता है जो क्या करता है एक रासायनिक जो केमिकल जो बॉन्ड होता है उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और आयन क्या होता है, यह चार्ज यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव वाले परमाणुओं का अणु होता है। आयन क्या होता है धन आयन और ऋण आयन, आपने पढ़ा होगा धन आयन और ऋण आयन। तो क्या होता है कि धन आयन मतलब सकारात्मक और ऋण आयन मतलब नकारात्मक वाले दोनों परमाणुओं का क्या होता है कि दोनों परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला है पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो बच्चों आपको पता है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं। तो बच्चों पाचन तंत्र में मुंह होते हैं, पेट होते हैं, आंत होती है, लीवर होती है, अग्न्याशय मुख्य अंग होते हैं। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 अंग जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन के क्रिया में। ठीक है, हमारे पाचन में ये 5 अंगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण
क्या है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों क्या है कि यह एक प्रणाली है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में और फिर वापस हृदय में प्रवाहित करती है। यानी कि जैसे कि हृदय हमारा ब्लड पंप करता है तो क्या होता है कि हृदय से हमारे पूरे शरीर में ब्लड जाता है और फिर पूरे शरीर से हमारे हृदय में ब्लड आता है। तो क्या होता है कि रक्त परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से यह प्रक्रिया संभव हो पाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है विषाणु और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है। तो बच्चों विषाणु को समझते हैं कि वायरस। ठीक है, वायरस आपने जानते हैं, जिस समय से आप कोरोना के बारे में सुने होंगे उसी समय से आप जानते होंगे कि वायरस, या कुछ बच्चे उससे पहले भी जानते होंगे वायरस, लेकिन कोरोना के समय में बहुत फेमस हो गई थी। ठीक है, कोरोना वायरस आपने सुना भी होगा। तो बच्चों वो क्या होता है, विषाणु और बैक्टीरिया में अंतर आप जानते हैं। क्या होता है कि विषाणु क्या होता है कि यह जीवित कोशिका के बिना नहीं जीवित रह सकता। यानी कि विषाणु क्या होता है, मान के चलिए वह किसी के शरीर में इंटर कर गया तो कोई अगर इंसान अगर जिंदा है तो वह भी जिंदा है, अगर इंसान की मृत्यु हो गई तो उसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यानी कि वो किसी जीव के सहारे वह जीवित रहता है, जबकि बैक्टीरिया एक स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है और विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, जबकि क्या होता है बैक्टीरिया के पास क्या होता है, खुद का शरीर होता है और वह अपने विभाजन के द्वारा क्या करता है, प्रजनन करता है। ठीक है, जैसे अपने दही में लैक्टोबैक्टीरिया सुना होगा, तो क्या होता है कि लैक्टोबैक्टीरिया क्या होता है, खुद से विभाजन करता है। और आपने कोरोना में का क्या है कि कोरोना वाले जो जीवाणु है उसका आपने नाम सुना होगा, विषाणु का। तो क्या है, वह किसी भी जीवित कोशिका के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है निषेचन क्या है, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो पढ़ते हैं, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष और महिला के जनन कोशिकाओं का मिलन होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि जो मेल का जो गैमेट होता है और फीमेल का जो गैमेट होता है उसके जो मिलन से क्या होता है कि जो भ्रूण का निर्माण होता है, जो क्या होता है जाइगोट का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके पूरे साइंस बुक से VVI सब्जेक्टिव प्रश्न, जहां से आपकी 21 फरवरी को होने वाले साइंस की एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न टकराने की संभावना है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।